हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज भूत आप सभी का अपने चैनल ड्रीम एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी की दूसरी क्लास, जो है समाज। ठीक है, आप इसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई तीनों के लिए देख सकते हैं। ठीक है, एक ही क्लास में पूरा जो समाज चैप्टर है पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको हिंदी की रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, पूरी हिंदी हम कंप्लीट करेंगे इसमें, जिसमें कि साहित्य, शब्दावली और ग्रामर पोर्शन, व्याकरण वाला सेक्शन पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला हमारा चैप्टर समास है। ये सभी एग्जाम्स के लिए ठीक है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, लेखपाल वगैरह सबके लिए। ठीक है, जो भी एग्जाम लिखे हैं, यूपी होमगार्ड, जेल वार्डन, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी आती है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक बने नए शब्दों को समास कहते हैं। समास में प्रायः दो शब्द होते हैं। समास में प्रायः दो शब्द होते हैं। दो शब्दों का प्रयोग होता है जिन्हें हम पदवी कहते हैं। दो शब्द होते हैं समास में, उनको हम पदवी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी। तो आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, समास किसको कहते हैं? समास संक्षेप को भी कहते हैं, संक्षिप्त को भी कहते हैं और संक्षिप्तीकरण को भी कहते हैं। समझ में आई बात? आप कह दीजिए संक्षेप में किसी चीज को लिखना, संक्षिप्त में लिखना है, संक्षिप्तीकरण किसी चीज का करना, वही समास कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, देश धन भक्त बराबर देशभक्त, ये एक प्रकार का समास हो गया। ठीक है, दूसरा माखन प्लस चोर, माखन चोर। अब देखिए, माखन यहाँ पे और चोर। माखन जो होगा ये पूर्व पद कहलाएगा और जो चोर होगा उत्तर पद कहलाएगा। उत्तर का मतलब बाद में, पूर्व का मतलब पहले। ठीक है, पहला पद दूसरा पद। ठीक है, इन दोनों पदों से बना पद समस्त पद। ये जो तीसरा पद बना है माखन चोर, ये समस्त पद है। ये पूर्व पद प्लस धन उत्तर पद बराबर समस्त पद। ठीक है, अच्छा समझ गए होंगे आप। तो देखते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, समस्त पद के समस्त पद, इसका मतलब ये जो पद होते हैं, ये जो समस्त पद है, समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। इसका मतलब माखन चोर को अगर माखन और चोर के तय लिख देंगे, आप इसको उल्टा कर दीजिए। अगर उल्टा करेंगे तो माखन चोर बराबर माखन धन चोर, वही समास विग्रह होता है। ठीक है, समास के दोनों पद सार्थक होते हैं, जिनका कोई अपना अपना अर्थ होता है। जैसे माखन का कोई अर्थ है और चोर का भी कोई अर्थ है। अगर पेड़ लिखते हैं, पे धन ड़ा कर देते हैं, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। इसका मतलब वहां पे समास का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। समास के मुख्य जो प्रधान भेद होते हैं वो चार भेद होते हैं। पूछेगा आपसे समास के प्रधान भेद या मुख्य भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कितने? चार भेद होते हैं। और वहीं पे अगर समास के प्रमुख भेद बताए पूछेगा तो आप छह बताएंगे। कितने? अगर मुख्य पूछे तो चार और प्रमुख पूछे तो छः। अगर प्रधान पूछे चार, प्रमुख पूछे तो छः। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो वो पढ़ने में आपको ईजी रहेंगे और आसान भी रहेंगे और याद भी बहुत जल्दी होंगे। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना है बस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास में। तो पहला समास होता है अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है, ये समास के भेद होते हैं। ठीक है, जो छह भेद हमने बताए प्रमुख, उसमें से अव्ययीभाव समास होता है पहला। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास। चौथा होता है बहुव्रीहि समास। पांचवा होता है कर्मधारय समास। समझ में आई बात? छठवा होता है द्विगु समास। अब इसमें आपको ये बात समझनी होगी कि जो कर्मधारय समास और द्विगु समास होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों तत्पुरुष समास के हिस्से होते हैं। ठीक है, ये जो सेकंड है तत्पुरुष समास, इसी के हिस्से होता है कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऐसे पूछेंगे तो क्या कहते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास किस किस समास का हिस्सा है, तो आप क्या ऑप्शन में टिक करेंगे? तत्पुरुष समास का। समझ में आई बात? ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। देखिए, समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। जैसे हम समास प्रक्रिया से कितने प्रकार से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, तो ये तीन प्रकार से कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे समास प्रक्रिया से शब्द का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आपको थ्री ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, टिक कर देना है। तो जैसे पहला, तत्सम प्लस तत्सम से शब्द का निर्माण हो सकता है। दूसरा,
तत्सम या तद्भव दो से शब्द निर्माण हो सकता है, ठीक है। तत्सम आप जानते होंगे, तद्भव भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जो तत्सम के शब्द होते हैं वो सभी संस्कृत में होते हैं, और जो तद्भव के शब्द होते हैं वो सभी हिंदी के शब्द होते हैं, शुद्ध हिंदी के और शुद्ध संस्कृत के। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तीसरा होता है विदेशी प्लस विदेशी शब्द का निर्माण, ठीक है। विदेशी जैसे कि आपके हो जाते हैं, जैसे रेल धन गाड़ी, वो तो संकर शब्द हो जाएगा। विदेशी शब्द जैसे कि रेल हो जाएगा, ये इंग्लिश का शब्द है तो विदेशी होगा। जैसे रिक्शा शब्द है, रिक्शा जापानी है तो ये भी विदेशी शब्द हो जाएगा। आप समझ में आई बात। तो विदेशी प्लस विदेशी द्वारा शब्द निर्माण, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे समास और संधि में हम अंतर देखेंगे कि समास में और संधि में क्या अंतर होते हैं, क्योंकि संधि भी समास के जैसे होती है और समास तो समास है होता ही है संधि के जैसे, दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या होगा। ये देखिए टेबल आ गई, ठीक है। ये समास का यहाँ पे अंतर है, यहाँ संधि का अंतर है। समास में देखिए जो पहला अंतर है वो दो शब्दों का मेल होता है समास में, ठीक है। समास में दो शब्दों का मेल हो जाता है, संधि में दो वर्णों का मेल हो जाता है। वर्ण जैसे का, गा, घांगा, शब्द जैसे माखन हो गया, चोर हो गया, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। शब्द आप जानते होंगे, वर्ण इतना तो आपने पढ़ाई होगा, बेसिक में आपको सब याद होगा, पता होगा। तो दूसरा अंतर होता है समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इसका मतलब जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, यहाँ पे का आपको कल हमने बताया था ना, विभक्ति किसे कहते हैं, विशब्द कारक चिन्ह जो होता है उसे हम विभक्ति कहते हैं, सर, ठीक है। जैसे राजा का पुत्र उसे कहेंगे राजपुत्र, तो का लोप हो गया, लोप का मतलब गायब हो गया, ठीक है। समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है और वर्णों में रूपांतरण और संधि में वर्णों का रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। दो वर्ण होगा होंगे जैसे तो उनका रूपांतरण एक वर्ण में हो जाएगा, ठीक है। अलग हो जाएगा, मतलब रूपांतरण मतलब कि चेंज हो जाएंगे वो। तीसरा होता है समास में संधि हो सकती है। तीसरा अंतर होता है समास में संधि हो सकती है पर संधि में समास नहीं हो सकता है, ठीक है। संधि में समास नहीं हो सकता है बट समास में संधि हो सकती है। आप आगे संधि पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ये अभी फिलहाल याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नोट्स बना लिए अच्छे से। चौथा अंतर होता है समास में एक शब्द में अर्थ एक से अधिक संभव है, ठीक है। समास में जो होते हैं अर्थ जो होते हैं किसी शब्द के एक से अधिक संभव होते हैं, और वहीं संधि में शब्द के जो संधि में एक शब्द में अर्थ एक से अधिक संभव नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई शब्द बनता है तो उसके कई अर्थ हो जाएंगे, कई भी अर्थ निकल सकते हैं, बट जो संधि में होता है संधि में कोई भी मतलब एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है। समझ में आई बात आपको। और जो पांचवा लास्ट अंतर है, समास में सार्थक शब्दों का मेल होता है, इसमें दोनों शब्द सार्थक मतलब कि जिन्हीं का कोई ना कोई मतलब निकलता है उनका मेल होता है। और संधि में निरर्थक वर्णों का मेल होता है, मतलब कि जो जो वर्ण होते हैं वर्ण वैसे भी निरर्थक होते हैं, जैसे का होगा का क्या का मतलब कुछ भी मतलब नहीं होगा ना, वैसे ही निरर्थक वर्णों का मेल होता है तो वो एक शब्द बनता है। समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से बात, ठीक है। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा अच्छे से अपने नोट्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लोप का अर्थ होता है छुप जाना, अभी आपको जैसे हमने बताया था राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक है, तो लोप हो जाता है। जैसे राज्य, राज्य का राजा, यहाँ राज्य गलत हो गया, राजा, राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक है। काका लोप हो गया यहाँ पे, ये देखिए काका लोप हो गया। अब चलिए पहला समास पढ़ लेते हैं, अव्ययी भाव समास। इसका क्या अर्थ होता है। इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है, इसमें जो दो पद होते हैं, एक उत्तर पद एक पूर्व पद, इसमें जो उत्तर पद, इसमें जो क्या कहते हैं पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, ठीक है। पूर्व पद पहले आता है, उत्तर पद बाद में आता है, ठीक है। तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय का होता है देखिए, अव्यय लिंग वचन कारक कर्ता पुरुष के आधार पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। कोई शब्द होता है इसमें लिंग वचन कारक कर्ता पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन ना आता हो, उसे हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको नोट बना के एक हेडिंग लिख लेनी है, इस समास को उपसर्ग वाला समास कहते हैं। ऐसे एग्जाम में जैसे आ गया कि किस समास को उपसर्ग वाला समास कहते हैं, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक टिक करेंगे अव्ययी भाव समास को, ठीक है। इसे अच्छे से नोट में नोट बना के लिख लीजिएगा अपने नोट्स पे। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे भर, भर एक अव्यय है, ठीक है। भर पेट, ठीक है, भर हो गया आधा पूर्व पद और पेट उत्तर पद हो गया। भर से बन जाएगा भर पेट, जैसे आ से बन जाएगा आ जन्म, ठीक है, आधन जन्म, आ हो गया अव्यय और जन्म हो गया जो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद, ठीक है, आ जन्म। और तीसरा होगा यथाशक्ति, यथा धन शक्ति यथाशक्ति। चौथा हो गया प्रति, प्रति से बनेगा प्रतिधन कूल प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल तो आपको पता होगा कैसे क्या होता है अर्थ। चलिए आगे देख लेते हैं।
ये होगा नी से बनेगा निधन संदेह, निसंदेह, ठीक है। ये निधन संदेह, ये नी इसमें अव्यय हो गया और संदेह बाकी निसंदेह, ठीक है। जैसे छठा हो गया अनु, अनु हो गया, ठीक है। अनु अव्यय भाव समास है, ठीक है, अव्यय है ये। अनुधन कूल, अनुकूल, अनुधनचर, अनुचर, अनुधन रूप, अनुरूप, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। जो एग्जाम हुआ था अभी अगस्त में, 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में, ये पूछा गया था अनुधन अनुरूप में कौन सा समास है। तो इसका क्वेश्चन सिंपल से करना था, अनुधन रूप अनुरूप, यही हो जाएगा। अव्यय भाव समास था, उसमें ऑप्शन 4 दिए थे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपका ये 2 क्वेश्चन आने एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपी कांस्टेबल में भी और यूपीएसआई में भी। जितने भी आपके यूपी की पुलिस एग्जाम्स होते हैं, सब में 2 क्वेश्चन आपको निश्चित मिलते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे छठा हो गया एग्जाम्पल आपका, सातवां हाथों हाथ। जैसे कोई हाथों हाथ हो गया, दिनों दिन हो गया, रात भर हो गया, घर घर हो गया, गंगा पार सरयू पार, ये सब अव्यय भाव समास होते हैं, ठीक है। दिनों दिन, रात भर, घर घर, भाई भाई, ऐसे जो होते हैं, जैसे भी आप भाई भाई, हाँ भाई भाई, ऐसे ये सभी अव्यय भाव समास होते हैं, ठीक है। हाथों हाथ भी हो जाएगा, ये सभी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बहुत एग्जाम्पल, मतलब कि सभी एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ठीक है आपसे, तो इनको आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है। कारक हमने आपको कल पढ़ा दिया था, अगर नहीं पढ़ा आपने तो पहले बुक क्लास के देख के आइए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तभी आपको समास पर समझ में आएगा, इसीलिए हमने कारक ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है। कारक आप जानते हैं 8 कारक होते हैं। इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के 6 विभक्ति आती हैं। कारक 8 होते हैं, पर यहाँ पे कारक केवल 6 आते हैं, ठीक है। तत्पुरुष में 6 कारक आते हैं। उनमें से देखिए नोट, इनमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। वो जो पीछे वाला पद होता है, उत्तर का मतलब पीछे वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है, पर यहाँ पे जो पहला पद होता है वो गौड़ होता है। गौड़ का मतलब उसका अर्थ नहीं निकलता, जो मेन अर्थ होता है इस प्रधान का होता है, उत्तर पद का होता है, ठीक है, बाद वाले पद का। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए पहला तो आपको पढ़ना होगा कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्म का मतलब होता है कार्य, तत्पुरुष समास, ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। समझ में आया आपको? कर्म तत्पुरुष समास पहले पढ़ेंगे। इसका विभक्ति क्या होती है? को, ठीक है। इसकी विभक्ति को होती है या कारक चिन्ह को होता है, ठीक है। इसको देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे जनप्रिय, ठीक है, जनप्रिय का मतलब जन को प्रिय, ठीक है। अगर ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे, जनप्रिय इसमें कौन सा कारक है? तो जन को प्रिय, कर्म आ रहा है इसमें, जन को प्रिय, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कर्म तत्पुरुष कारक, ठीक है। कर्म तत्पुरुष आएगा। ऐसे तो आपको ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे, यूपीएसआई में आपको डीप पूछेंगे कि इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। तो आपको कर्म तत्पुरुष कारक बता देना है। दूसरे में यश प्राप्त, इसको ऐसे पढ़ेंगे, यश को प्राप्त, ठीक है। तो यहाँ पे को आया, ठीक है, का आया, को आया, अगर को ही आएगा कर्म तत्पुरुष समास में, ठीक है, तो आपको पहचान लेना है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। आपको इनका अर्थ निकालने में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अर्थ आपको निकालने आ जाना चाहिए। यश प्राप्त इसका मतलब यश को प्राप्त, को आया इसका मतलब कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय मतलब सबको प्रिय, को आया तो तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। माखन चोर, माखन चोर का मतलब माखन को चुराने वाला, को आया यहाँ पे, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। करण आपको पढ़ाया था मैंने, जैसे कि कारक में करण का होगा से द्वारा, ये जो कारक चिन्ह होगा से द्वारा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुलसी कृत। पहला एग्जाम्पल है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, देखिए द्वारा है यहाँ पे, द्वारा आ गया, इसका मतलब करण तत्पुरुष समास, ठीक है। करण, जहाँ करण होता है वहां से द्वारा होता है, ठीक है, किसी के द्वारा। आप कारक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ध्यान से एकदम बिल्कुल पढ़िए। दूसरा एग्जाम्पल होगा स्वरचित, स्व द्वारा रचित मतलब स्वयं द्वारा रचित, यहाँ पे द्वारा है इसीलिए कर्तव्य समास। तीसरा भूख मरा, भूख से मरा, ये देखिए से आया, भूख द्वारा मरा या से मरा, ठीक है, तो भूख मरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा मदांध, मद से अंधा, मद से अंधा जो होगा वो कर्तव्य समास होगा, ठीक है। मद से अंधा, मदांध। तो तीसरा देख लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। संप्रदान में आता है के लिए, ठीक है, के लिए संप्रदान में, आप कारक में अच्छे से पढ़ा होगा। तो एक में हो जाएगा, जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं पुण्यदान, तो यहाँ पुण्य के लिए दान होता है, जैसे आपने देखा के लिए, तुरंत आपको टिक लगाना है संप्रदान तत्पुरुष समास में, ठीक है। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। दूसरा परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। तीसरा हो जाए चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, चिकित्सा के लिए आलय, के लिए जैसे आप देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष कारक लगा देंगे, समास लगा देंगे, ठीक है, ऑप्शन में। डी जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है।
अच्छे से आप क्लास में आपको याद भी हो जाएगा ऐसे, और आप नोट्स भी अच्छे से बनाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान से अलगाव, अपादान से अलगाव, ठीक है। याद कर लीजिए आप अच्छे से। जैसे पहला एग्जांपल हो जाएगा आशातीत, आशा से अतीत। जैसे ही आपसे देखेंगे, आशातीत का मतलब ये आशा से अतीत, आशा से अतीत, इसका मतलब ये अलगाव हो रहा है ना, आशा से अतीत, इसीलिए अपादान तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। दूसरा हो जाएगा जन्मांध, जन्म से अंधा। जो जन्म से अंधा होता है वो होता है जन्मांध से, मतलब कि अलगाव हो रहा है, जन्म से अंधा अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा ऋण मुक्त, ठीक है। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो रहा है, कोई अलगाव हो रहा है, ऋण से अलग हो रहा है, ऋण से मुक्त, इसीलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास आएगा। देखिए चौथा पांचवा देख लीजिए, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें आएगा का, की, केर, हरि, रे, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला हो जाएगा क्षमादान, क्षमा का दान, क्षमा का दान, यहाँ का संबंध आ रहा है, क्षमा, क्षमा का दान, दान से संबंध है, इसलिए यहाँ पे का आया। का विभक्ति आपने देखी, का, की, के, रारी, रे, अगर आप देखते हैं तुरंत संबंध तत्पुरुष समास लगा दें, ठीक है। क्षमादान, क्षमा का दान। दूसरा सेना नायक, सेना का नायक, संबंध तत्पुरुष समास जो है, सेना का नायक कोई संबंध बता रहे, सेना का नायक, संबंध तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाएगा राजसभा, राजसभा का अर्थ होगा राजा की सभा, राजा की सभा, तो संबंध तत्पुरुष समास में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभा का राजा से कोई ना कोई संबंध है, ठीक है, तभी राज्यसभा का आ गया, राजा की सभा, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल में अमृत धारा, अमृत धारा का मतलब अमृत की धारा, ये भी अमृत का और धारा का संबंध है, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। छठा हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें मैं पर आएगा, ठीक है। इसमें आएगा मैं पर, विभक्ति इसकी मैं पर आएगा, कारक चिन्ह, ठीक है। देखिए पहला देखते हैं एग्जाम्पल, पराश्रित, इसका मतलब दूसरे पर आश्रित, पर आया यहाँ पे, जैसे ही पर आप देखेंगे तुरंत अधिकरण तत्पुरुष समास लगेंगे, ठीक है। दूसरे पर आश्रित मतलब किसी पर आश्रित है, तो इसका मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा पेट दर्द, पेट में दर्द मतलब किसी स्थान की बात हो रही है तो अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। किसी जगह की बात हो रही है तो अधिकरण तत्पुरुष समास आएगा, जैसे ही पर और में देखेंगे आप तुरंत अधिकरण तत्पुरुष समास लगा देंगे, ठीक है, ऑप्शन में। तीसरा हो जाएगा सिर दर्द, सिर में दर्द। चौथा हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ, ठीक है, सब में श्रेष्ठ, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे मैं आया है, ठीक है। पांचवा देख लेंगे हवाई यात्रा, हवाई यात्रा, हवा में यात्रा, हवा में यात्रा, कहीं पे यात्रा हो रही है किसी स्थान पे हवा में हो रही है ना, इसीलिए हवाई यात्रा, हवा में यात्रा, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। देखिए तीसरा देख लेते हैं समास, ये होगा कर्मधारय समास, ठीक है। समास हम कितने पढ़ेंगे, 6 समास पढ़ेंगे, ठीक है। कर्मधारय समास अब पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जिस समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय होते हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। यहाँ पे विशेषण विशेष हो जाता है या उपमान उपमेय हो जाता है तो इसे कर्मधारय समास कहते हैं। या क्या कहते हैं, या दूसरे इसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, इसका मतलब पूर्व पद नहीं उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि केवल पहले में था कि अव्ययीभाव समास में उत्तर पद प्रधान था, ठीक है, और सब में उसमें पूर्व पद प्रधान था और सभी में उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल नील कमल, ठीक है, इसका अगर हम समास कहते हैं, समास विग्रह करते हैं तो नील धन कमल, नील कमल, ठीक है, कमल गलती से हो गया है, नील धन कमल, तो इसका अर्थ होगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। देखिए नीला, नीला हो गया विशेष है, ठीक है, नीला है जो कमल, कमल हो गया विशेष, ठीक है। ये भी कमल, कमल की विशेषता नीला है तो इसीलिए नीला है जो कमल, ये विशेषण हो गया, विशेष हो गया, यहाँ पे देखा विशेषण विशेष या उपमान उपमेय होता है, ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल, इसलिए कर्मधारय, कर्मधारय समास होगा। दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए, देखिए इसे हम समझ लेते हैं। ये देखिए नील जो है, नीला जो है, नील जो है विशेषण है और कमल जो है विशेष है, जैसे यहाँ पे नीला विशेषण है, ये कमल विशेष, ठीक है। ये पूर्व पद हो जाएगा नीला, नील, और कमल हो जाएगा उत्तर पद। तो जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पे महान विशेषण, आत्मा विशेष, ठीक है। महान है जो आत्मा, जहाँ पे विशेषण विशेष दिखता है आपको कर्मधारय समास लगा देना है, ठीक है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्र, चंद्र क्या हो गया विशेष से, मुख, मुख मुख हो गया विशेष से, और चंद्र क्या हो गया विशेषण, ठीक है, मुख रूपी चंद्र। चौथा हो गया महासागर, महान है जो सागर, महान है जो सागर, सागर हो गया विशेष और महान हो गया विशेषण, ठीक है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली हो गया विशेषण, मिर्च हो गया विशेष, ठीक है।
आपको ऐसे एग्जाम पे भी याद करना है, ठीक है। कोई वर्ड देखना है, जैसे भ्रष्टाचार आ गया तो भ्रष्ट है जो आचार, ऐसे सोचना है आपको, तुरंत विग्रह कर लेना है, ठीक है। इसका समास विग्रह कर लेना है। जैसे भ्रष्ट यहाँ पे हो गया विशेष से, विशेषण विशेषण, भ्रष्ट हो गया विशेषण, आचार हो गया विशेष से, ठीक है। सातवां देख लीजिए, चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक है। कमल के समान चरण, ठीक है। चरण किसके समान? कमल के समान, इसका मतलब चरण हो गया विशेष और कमल हो गए विशेषण, ठीक है। ये देखिए यूपी कांस्टेबल में आया था 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में, ये क्वेश्चन आया था चरण कमल, ठीक है। आप अच्छे से देख के जाएंगे, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लेके आया हूँ, तो कोई भी कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए और सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन्हीं से आपको कोई भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जितना कि मैंने आपको पढ़ाया, अभी पढ़ा रहा हूँ, उसमें से आपको पक्का एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आठवां एग्जाम्पल हो गया मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, यहाँ पे मंद, मंद का मतलब जो बुद्धि, बुद्धि है विशेष है और मंद है विशेषण, ठीक है। मंद विशेषण है और ये बुद्धि विशेष है। देखिए जिस समास में दोनों पद विशेषण होते हैं, जहाँ पे दोनों पद सविशेषण होते हैं जिस समास में, वहाँ कर्मधारय समास होता है, ना कि द्वंद्व। वहाँ पे द्वंद्व समास बिल्कुल नहीं होगा। अगर दोनों विशेषण है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे लाल पीला, ठीक है। अगर यहाँ पे लाल पीला है, लाल पीला ये दोनों पद विशेषण है, कोई चीज लाल है कोई चीज पीली है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। कोई कोई ऑप्शन में देखिएगा इसे द्वंद्व करके आ जाएगा, बट आपको अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। इसका अर्थ जैसे कोई चीज लाल भी होती है कोई चीज पीली होती है, दोनों चीज, दोनों वर्ड एक किसी की विशेषता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे विपरीत अगर करते हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा, बट इसे विपरीत नहीं मानेंगे। लाल पीला आप सोचेंगे लाल तो गेंद भी होता है, पीला भी गेंद होता है, तो यहाँ पे विशेषण है तो इसका मतलब कर्मधारय समास होगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, शीत धन शीतोष्ण, शीत धन उष्ण, ठीक है। शीत धन उष्ण होगा इसका समास विग्रह, तो शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म, ठीक है। तो ऐसे कोई विशेषण है इसीलिए कर्मधारय समास होगा, ना कि द्वंद्व। बहुत लोग इसको द्वंद्व समास आपको पढ़ा देंगे, बट आपको गलती नहीं करनी है, आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पे ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से वर्ड की मीनिंग क्या निकल रही है, कौन सा विशेषण है, कौन सा द्वंद्व है, ठीक है। विपरीत है, ये विपरीत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको बहुत लोग पढ़ाएंगे यूट्यूब पे कि ये क्या कहते हैं, ये द्वंद्व समास है, बट द्वंद्व समास आपको नहीं लगाना है, ये कर्मधारय होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पद विशेषण है। जैसे लाल सुर्ख, ठीक है। ये भी, लाल भी कोई चीज होती है और सुर्ख भी कोई मतलब कोई चीज हो सकती है, ठीक है। किस चीज की विशेषता है, इसीलिए ये भी कर्मधारय समास होगा। चौथा हो जाएगा संसार सागर, संसार रूपी सागर। यहाँ पे संसार रूपी सागर, सागर जो है विशेष है और सागर संसार विशेषण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास जो होता है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और यह किसी समूह व समुदाय का बोध कराता है। इसका मीनिंग आप इसकी सिंपल से समझिएगा कि इसका जो पहला पद होता है, इसका जो पूर्व पद होता है, उसमें आपको कोई नंबर मिलेगा, ठीक है, संख्या कोई मिलेगी। और क्या कहते हैं, ये किसी समूह या समुदाय, कोई समूह या समुदाय का ये बोध कराएगा आपको। और इस समास का उत्तर पद या दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है, ना कि पूर्व पद, पहला प्रधान नहीं होता है। आपको याद रखना है, केवल अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और बाकी सभी में दूसरा ही पद प्रधान होता है, ठीक है। ये एक ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्या आएगी, कोई समूह समुदाय का अगर बोध कराएगा तो आपको सिंपल सा द्वंद्व समास पे टिक कर देना है, ठीक है। बहुत इजी होता है, सबसे इजी मुझे यही लगता है समास। जैसे तिराहा, देखिए तिया क्या, ती का मतलब तीन राहों का संगम, जहाँ पे तीन राहें मिलती हैं उसे तिराहा कहते हैं। आप लोग तो बहुत जानते होंगे, गांव के सभी बच्चे मैक्सिमम होंगे यहाँ पे, तो तिराहा आपको पता होगा। यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। दूसरा चौराहा, चार राहों का संगम, जहाँ पे चार राहें आके मिलती हैं उसे चौराहा कहते हैं। तीसरा हो जाएगा दोपहर, दोपहर के बाद का समय, दोपहर का मतलब दोपहर के बाद का समय, यहाँ दो दो आ रहा है स्टार्टिंग में, पहर आ गया, ठीक है। दोपहर के बाद का समय, पहर का मतलब देखिए यहाँ पे बताया ना उत्तर पद प्रधान, या प्रधान कैसे करेंगे, जैसे राहा, ठीक है। यहाँ पे राहों का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब दूसरा प्रधान है, ठीक है। यहाँ भी राहा दूसरा प्रधान है, यहाँ पे पहर की बात है दूसरा पद प्रधान है, ठीक है। ऐसे आप समझेंगे कौन सा पद प्रधान है, ठीक है। चौथा हो जाएगा चतुर्भुज या बहुरी समास हो गया। यदि ऑप्शन में दोनों है तो हम वरीयता बहुरी समास को देंगे, ठीक है। यह जो चतुर्भुज होगा, इसे हमेशा ऑप्शन में अगर दोनों हैं तो आप हमेशा बहुव्रीहि समास में इसको रखेंगे, ना कि द्विगु में। बहुत लोग बताएंगे आपको कि चतुर, चतुर जहाँ देखा चार, मतलब चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं वाला, ठीक है। तो ये हमेशा बहुव्रीहि समास में होगा, क्योंकि चार भुजाओं वाले कौन है आपको अच्छे से पता होगा, तो आप लोग सोच लिए चार भुजाओं वाले कौन है, ठीक है।
तो ये हमेशा बहुव्रीहि समास में हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज ये किसी तीसरे की विशेषता बताएगा जुड़ के, ना कि चतुर्भुज कभी भी आप द्विगु समास नहीं करेंगे। अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है आपके चारों ऑप्शन पे, तब जाके आप द्विगु समास पे टिक करना, अदरवाइज आपको बहुव्रीहि समास पे टिक करना है, ठीक है। वरीयता हमेशा बहुव्रीहि समास को देंगे अगर चतुर्भुज आता है, ठीक है। इसमें आप संख्या देखेंगे वो आपको लगेगा कि ये द्विगु है, बट ये है बहुव्रीहि समास, किसी तीसरे की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे पांचवा देख लीजिए, शताब्दी, शत अब्दों का, अब्द का मतलब वर्ष, शत वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय, इसका मतलब शताब्दी, ठीक है। शत धन अब्दी, समझ आया आपको। इसमें भी संख्या का जिक्र है, इसलिए द्विगु समास होगा। छठा ऑप्शन होगा दुपहिया, यहाँ पे भी दो आ गया, दो पहियों वाला वाहन, आपको तो अब अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी समास है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आ गया द्वंद्व समास, ठीक है। ये है द्वंद्व समास का क्या अर्थ है, इसमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। इस समास में दोनों पद प्रधान व एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बहुत इजी होता है, सबसे इजी समास ये होता है द्वंद्व समास, ठीक है। इसको इजी करना बहुत, मतलब इसको याद करना बहुत इजी है। ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और बच्चा है समास, बस उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है, और आपको इसी क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, और इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना ही है तो किसी बुक से जो वर्ड हैं हर समास के, छह समास के वर्डों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बस, और डेफिनेशन तो सेम यही होती है, आप समझ लोगे बाकी, ठीक है। तो इस समास में दोनों पद प्रधान व एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे पहला पद भी प्रधान, दूसरा पद भी प्रधान, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, भाई वो भी मुखिया वो भी मुखिया, दोनों एक दूसरे से लड़ जाएंगे, मतलब विपरीत, ठीक है, समझ लेना आप अच्छे से। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, यश अपयश हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, भाई बहन हो गए, लाभ हानि हो गई, देवासुर हो गया, देव असुर दोनों एक दूसरे के विपरीत है। चाय वाय भेड़ बकरी, जैसे रात, रात तो अंधेरी है, दिन उजाला है, दोनों विपरीत हो गए। माता माँ है, पिता पिता अपना पिता है, वो मेल है फीमेल है, दोनों विपरीत हो गए। ये यश या अपयश है, अपयश, दोनों विपरीत हो गए। कीड़े मकोड़े, ये भी दोनों विपरीत हैं, भाई भी अलग है बहन भी अलग है, दोनों विपरीत, ठीक है। लाभ हो गया उसको, लाभ में पैसा आ गया, हानि में पैसा चला गया, दोनों विपरीत हैं। देव है, वो असुर है, तो भाई दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों प्रधान है भाई अपनी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, चाहे भाई भेड़ बकरी भी अलग अलग है भाई, ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से द्वंद्व समास में क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट समास है बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप, इस समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, इसका मतलब इस समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, प्रधान कोई भी नहीं होता है, ना फर्स्ट प्रधान सेकंड प्रधान, इसमें दोनों पद होते हैं गौड़, ठीक है। और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द को विशेष बना देते हैं भाई, ठीक है। एक पद दूसरा पद दोनों मिलेंगे और विशेषता किसी तीसरे की बताएंगे, जैसे दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, वैसे ही दोनों मिलके किसी तीसरे शब्द को विशेष बना देंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे पहला होगा दशानन, दस धन आनंद, ठीक है। दशाधन, दस धन आनंद, ठीक है। दशानन जिसके 10 सिर होते हैं, कौन होता है भाई, रावण। अब पता चला, दशानन, 10 अनंत, ठीक है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, रावण की विशेषता बता दी। दो की लड़ाई में तीसरे का नाम आ गया, ठीक है, वही है, ठीक है, दशानन रावण, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, अच्छे से पढ़िएगा आप। दूसरा देखिए, सिर फिरा, सिर फिरा मतलब सिर धन फिरा, कौन, सन की, जो सन की होता है वही भाई सिर फिरा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों गौड़ों हैं और प्रधान कोई तीसरा है, ठीक है, विशेषता तीसरे की बता दी। जैसे चौलड़ी, ठीक है, 4 लड़ियों की माला, चौलड़ी, चौधन लड़ी, चौलड़ धन लड़ी, 4 लड़ियों की माला, ये भी बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। चौथा देख लीजिए, पंचमुख, जिसके 5 मुख होते हैं भाई, पंच धन मुख, 5 मुखों वाले कौन होते हैं भाई, 5 मुख वाले सोचिए सोचिए कौन होते हैं, शिव भगवान होते हैं हमारे, कौन होते हैं, शिव भगवान होते हैं पंचमुखी। जो 5 मुख होते हैं इसीलिए अपने पंचमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं ना गले में, इसीलिए जिसमें शिव जी का मुख 5 होता है ना, 5 मुख वाले शिव जी होते हैं इसलिए पहनते हैं उसे। पंचधन मुख बराबर पंचमुख, कौन होगा पंचमुखी, शिव। ये देखिए दोनों पद मिलके किसी तीसरे शब्द को विशेष बना रहे हैं, ठीक है। पांचवा हो जाएगा षण मुख, षणमुख, षणमुख, षण का मतलब 6, मुखधन मतलब मुख का मतलब 6 मुखों वाले कौन होते हैं, कार्तिकेय होते हैं। दोनों पद गौड़ हो गए और बना दिया किसको प्रधान, किसी तीसरे को, ठीक है, तीसरे शब्द को। जैसे छठा हो गया नीलधन कंठ, नीला है जिसका कंठ, कौन, हमारे महादेव, उनका कंठ नीला है, ठीक है। 2 पद हुए, नीलधन कंठ, दोनों प्रधान नहीं है, बना दिया तीसरे को विशेष, महादेव जी को विशेष बना दिया, ठीक है, नीलकंठ। ये देखिए 7वां एग्जाम्पल, जैसे पंजाब, पंजब बराबर मतलब 5 नदियों का मिलन स्थान जहाँ पे होता है, ठीक है, पंजाब। वैसे जयपुर आ जाएगा, जयपुर भी बहुव्रीहि समास में आएगा, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। समझ में आई आपको बात।
तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। समास हमारा समाप्त होता है यहीं पे। तो हम अगली वीडियो कल लेके आएंगे इसके आगे की। और आपको याद रखना है कि पूरी हिंदी आपको फ्री में पढ़ाई जाएगी बिल्कुल यूट्यूब पे। और आपको साहित्य और शब्दावली पढ़ के बहुत मजा आ जाएगी, इसीलिए आप पढ़ते रहना। और एक एक एग्जाम फंसाएंगे आपका क्वेश्चन, ठीक है? उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपने कीमती समय दिया है तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा। बाकी जो जो हमने पढ़ा है आपको एक एक चीज़ एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को, वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।